वी आर स्टार्टिंग स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स पार्ट 2, जिसके अंदर हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। अब एक्सोस्केलेटन जिस तरह के नाम से जाहिर हो रहा है, एक्सो मीन आउटर, एक्सो मीन आउटर, स्केलेटिन मीन यानी कि ऐसा ढांचा जो यानी आपको सपोर्ट दे, प्रोटेक्शन दे, शेप दे, लेकिन वो कहाँ पे हो? आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी जो स्केलेटन होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं। अब ये होता क्या है कि हार्डर आउटर कवरिंग होती है, यानी कि हार्ड होता है, आउटसाइड होता है, लेकिन इसके साथ इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके मसल्स हैं, यानी कि जो वो इंसेक्ट्स होंगे या ऐसे एनिमल्स होंगे जिनके अंदर एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उस स्केलेटन के साथ उनके इंटरनल मसल्स अटैच होते हैं, जिसे आगे जाके विद एग्जांपल्स हम देखेंगे। अब ये होता है कि ये जो स्केलेटन होता है नॉन लिविंग इन नेचर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि इन्हें बहुत ज़्यादा इसके अंदर डैमेज आने से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि एंडोस्केलेटन के अंदर अगर कोई स्केलेटन यानी जिसे हम बोन फ्रैक्चर कर जाए तो उससे पूरी बॉडी पार्ट डिस्टर्ब होता है। तो इससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि इनके पास एबिलिटी होती है कि इसे ये दोबारा जनरेट करवा सकते हैं। अब उसके अलावा देखा जाए तो ये होता क्या है कि ये एक्टोडर्म से सिक्रीट आउट होता है और दो लेयर्स पे मुश्तमिल होता है। सबसे जो हमारे पास पहली और अपर मोस्ट लेयर है उसका नाम है एपिक्यूटिकल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर है उसे एपिक्यूटिकल कहते हैं। और जो मज़ीद नीचे वाली लेयर है जो एपिडर्मस के ऊपर है इसे हम प्रोक्यूटिकल कहेंगे, प्रोक्यूटिकल ये वाली, जिसके अंदर एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों आ रहे हैं। एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल मिलके हमारी प्रोक्यूटिकल बना रहे हैं, यानी कि इस ये जो दो पार्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये वाले दोनों मिलके प्रोक्यूटिकल बना रहे हैं, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जो अपर मोस्ट पार्ट है, एपिक्यूटिकल बना रहा है। अब हम इसे वन बाय वन देखते हैं कि एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल में क्या डिफरेंस है। अब जो एपिक्यूटिकल है, जैसा कि हमने देखा कि जो सबसे ऊपर थी, एपिक्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर है, उसके अलावा ये किससे बनी हुई है? वैक्सी लिपोप्रोटीन की बनी हुई है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। इस वजह से आपको पता है कि लिपिड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है, उस वजह से क्या है कि ये इन्हें इम्परमिएबल टू वाटर बनाता है कि इस स्केलेटन के अंदर पानी नहीं जा सकता। उसके अलावा ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह के लिए एक बैरियर के तौर पे भी काम करती है। क्या? एपिक्यूटिकल। अब हम बात करेंगे प्रोक्यूटिकल की। किसकी बात करेंगे? ये एक्सोक्यूटिकल, एंडोक्यूटिकल, इन दोनों को मिलाएं तो प्रोक्यूटिकल बनता है। अब हम प्रोक्यूटिकल की बात करेंगे। प्रोक्यूटिकल क्या होगा कि एपिक्यूटिकल के नीचे वाली लेयर है, एपिडर्मिस से, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ऊपर, और एपिक्यूटिकल से नीचे वाली जो लेयर है उसे हम प्रोक्यूटिकल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोक्यूटिकल। प्रोक्यूटिकल क्या होती है कि ये काइटन, टफ, लेदरी, पॉलीसेकेराइड और बहुत किस्म सेवरल काइंड्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इस वजह से ये यानी कि एपिक्यूटिकल को सपोर्ट करती है नीचे से। अब इसके बाद ये मजीद हार्डन कैसे होती है? स्केलराइजेशन, मतलब कि कैल्शियम कार्बोनेट CO3 की डेपोजिशन से ये मजीद हार्डन हो जाते हैं। अब हम थोड़ी सी मजीद देखते हैं कि ये एक्सोक्यूटिकल किस किस यानी एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, और उनका उस यानी उस जानवर के अंदर इस एक्सोस्केलेटन का क्या रोल है। अब जो सबसे पहले हमारे पास ये है कि मोलस्क वगैरह की बात करेंगे, और एक जिस तरह कह सकते हैं हम, हमारे पास सीपी जिसके अंदर से पॉल निकलता है, यानी कि मोती निकलता है, उसकी बात करेंगे कि उनके अंदर एक एक्सोस्केलेटन पाया जाता है। तो आपके सामने एक सीपी बनी हुई है। तो होता क्या है कि यानी कि ये CaCO3 की बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट ऑलमोस्ट, ठीक है। अब उसके अलावा ये मोलस्क वगैरह के अंदर भी, जिस तरह के स्नेल की एग्जांपल है हमारे पास, स्नेल के अंदर भी पाया जाता है। अब जो हमारे पास लैंड स्नेल है, जो ज़मीन पे पाया जाने वाला स्नेल है,
उसके अगर हम शेल की बात करें, यानी कि इस तरह का एक जानवर होता है, उसके ऊपर यानी कि यहाँ पे एक बना हुआ होता है रिंग सा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो ज़मीन में पाया जाने वाला स्नेल और जो मैरीन लाइफ में पाया जाने वाला स्नेल है, उसके एक्सोस्केलेटन में क्या फ़र्क होगा। सबसे पहला जो हमारे पास फ़र्क है कि जो हमारे पास मैरीन में पाए जाने वाला स्नेल है, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की डेपोजिशन ज़्यादा है, इस वजह से वो ज़्यादा हैवी होगा। क्या होगा? हैवी होगा। और इसके अलावा जो लैंड पे स्नेल पाया जाता है, उसके अंदर CaCO3 की डेपोजिशन कम है, इसकी वजह से उसका जो शेल होगा वो लाइट इन नेचर होगा, यानी एज कंपेयर टू द मैरीन स्नेल वो हल्का होगा, लाइट वेट होगा, ठीक है। अब ये देखा गया है कि स्नेल के अंदर एक और चीज़ जो देखी गई है कि इसके अंदर दोनों किस्म के हमारे पास स्केलेटन पाए जाते हैं। हमारा हाइड्रोस्केलेटन भी पाया जाता है और एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। अब जो स्नेल का सॉफ्ट बॉडी पार्ट है, उसके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है, यानी किसी किस्म की बॉन्स नहीं पाई जाती, जस्ट वो एक लिक्विड मटेरियल को अपने मसल्स के थ्रू, सर्कुलर मसल्स वगैरह के थ्रू यूज़ करते हुए वो अपने बॉडी को लोकोमोट करते हैं। ये बेसिकली था हमारे पास एक्सोस्केलेटन इन मोलस्क एंड बाइवेल्विया, यानी कि जिसे हम सीपी वगैरह भी कह सकते हैं। अब हम सेकंड एग्जाम्पल पे आ जाते हैं अपनी, कि अब किसके अंदर पाया जाता है, तो वो है आर्थ्रोपोड्स में। आर्थ्रोपोड्स यानी कि ऐसी यानी कि ये बिलोंग करते हैं इससे इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स, ठीक है। इंसेक्ट्स और स्पाइडर्स आर्थ्रोपोड के अंदर आते हैं, और इनका जो हमारे पास एक्सोस्केलेटन है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू दी मोलस्क। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऐसी अडाप्टेशंस आई हुई हैं जिसकी वजह से ये थोड़ा कम्प्लेक्स हुआ हुआ है। तो सबसे पहले ये है कि आर्थ्रोपोड्स को इसी जो एक्सोस्केलेटन है इसके अंदर ही रहना भी पड़ता है, जिंदा रहना भी पड़ता है और ग्रो करना भी पड़ता है। अब ये है कि इन्होंने इन स्केलेटन के अंदर रिजिज एंड बार्स, यानी जस्ट लाइक इस तरह का बनाया हुआ था, ताकि इनके जो अंदर की बॉडी है वो इन रिजिज एंड बार्स को यूज़ करते हुए अपनी मसल्स अटैचमेंट कर सकें, ताकि वो फिर इसे इस्तेमाल करते हुए अपना इजीली लोकोमोट कर सकें। अब मज़ीद देखते हैं कि इसमें और क्या मॉडिफिकेशन आई। इन्होंने जहाँ पे मिसाल के तौर पे ये हमारे पास कोई इंसेक्ट है, ठीक है, वो जहाँ पे इनके जॉइंट्स हैं, लेग्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी मॉडिफिकेशन करी है जहाँ पे ये एक्सोस्केलेटन थिन है, फ्लेक्सिबल है और सॉफ्ट इन नेचर है, जिसकी वजह से ये अपने जो पॉड्स हैं यानी कि फुट्स हैं उन्हें यूज़ करते हुए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए स्विफ्टली मूव कर सकते हैं। अब उसके बाद देखा जाए इन्होंने और क्या मॉडिफिकेशन करी हुई है अपने एक्सोस्केलेटन में, वो ये मॉडिफिकेशन है कि इन्होंने सेंसरी रिसेप्टर्स डेवलप करे हुए हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स डेवलप करने का क्या मकसद है कि ये अपने लिए फूड का और अपने आप को जो अपने एनिमी हैं उससे बचा सकें। तो उसके लिए सेंसरी रिसेप्टर्स इन्होंने क्या बनाए हुए हैं, ब्रिस्टल्स बनाए हुए हैं और लेंजेस बनाए हुए हैं। ब्रिस्टल्स मतलब कि ऐसे कि जिस तरह फिशेस के होते हैं, यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह जो डिटेक्ट करते हैं, इसी तरह इनके ये ब्रिस्टल्स होते हैं इस तरह, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उसे इस्तेमाल करते हैं जिससे ये अपने आप के लिए खाना और अपने आप को प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। और लेंसेज हैं, लेंस को इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं। तो अब ये देखना होगा कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं, नुकसानात भी होते हैं, कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं उन्हें इन अडॉप्टेशंस का क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले जो इन्हें अडॉप्टेशंस का ये फ़ायदा हुआ है कि ये जो स्केलेटन है इनका, एक्सोस्केलेटन, ये पोरस इन नेचर है। पोरस इन नेचर होने की वजह से इन्हें गैसियस एक्सचेंज करने का मौका मिल जाता है, इसी एक्सोस्केलेटन को यूज़ करते हुए इन्हें रिमूव नहीं करना पड़ता, ठीक है। उसके अलावा वही पहले जो बात है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एनिमीज एंड रफ इन्वायरमेंट, थोड़ा हार्ड इन नेचर होने की वजह से हार्श इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हीट की सूरत में इनकी बॉडी ड्राई नहीं होती। क्या नहीं होती? ड्राई नहीं होती।
अब देखें इसका, अब हम डिसएडवांटेज भी देखेंगे कि इससे जो हमारे यानी कि इंसेक्ट्स हैं या जो आर्थ्रोपोड फैमिली से रिलेटेड यानी उन्हें क्या नुकसान आते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले ये है कि एक लिमिटेड टाइम तक, मिसाल के तौर पे कोई इंसेक्ट है, ठीक है, वो एक लिमिटेड टाइम तक यानी कि इसके अंदर ग्रो कर सकता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर ग्रो नहीं कर सकता। तो इस वजह से उन्हें अपना एक्सोस्केलेटन उसे यानी कि डिज़ोल्व करना पड़ता है, और फिर नया एक एक्सोस्केलेटन जनरेट करना पड़ता है। तो इस वजह ये इसका सबसे पहले पहला नुकसान है। अब ये है कि जो इनका शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन एक्डाइसिस कहलाता है। एक्डाइसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि ओल्ड जो एक्सोस्केलेटन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, तो उसके नतीजे में ये वल्नरेबल हो जाते हैं, इनकी बॉडी, सॉफ्ट बॉडी सामने आ जाती है। और फिर ये अपने आप को कुछ टाइम के लिए हाइड कर लेते हैं, ताकि इन्हें जो ख़ास तौर पे जो बर्ड्स हैं, ऐसे बर्ड्स जो इनका इजीली यानी इन्हें निशाना बना सकते हैं, तो इन्हें उनसे बच के रहना होता है। अब ये है कि एक्डाइसिस के प्रोसेस में एक हार्मोन इन्वॉल्व है, उस हार्मोन को एक्डाइसोन कहेंगे। एक्डाइसोन हार्मोन है, एपिडर्मिस के नीचे से आता है और जाके ये क्या कर देता है कि आपकी एपिडर्मिस को आपकी प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल वगैरह से यानी कि अलहदा कर देता है। तो अब यही था इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अब नाउ वील सी हाउ एक्डाइसिस बेसिकली वर्क, यानी एक्डाइसिस होता कैसे है, इसके कितने स्टेजेस हैं। एक्डाइसिस के बेसिकली 4 स्टेजेस हैं। उसके अंदर ये होगा कि आपकी जो एपिडर्मिस है उसके ही पास आपका हाइपोडर्मल ग्लैंड होगा। हाइपोडर्मल ग्लैंड क्या रिलीज करेगा, एक्डाइसोम रिलीज करेगा। एक्डाइसोम जाएगा एपिडर्मिस और एक्सोडर्मिस के दरमियान इस एरिया में फैलना स्टार्ट कर देगा। इसके नतीजे में क्या होगा कि ये आपकी एपिडर्मिस और आपका ऊपर का एरिया अलहदा होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे स्पेस आना शुरू हो जाएगी। उसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ पे पोर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी से क्या होगा कि आपकी जो एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल है वो पोरस हो जाएगी, और यानी कि वो फटना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि फिर जब ये जो एनिमल होगा इसे शेड कर देगा, और देन फिर इसे दोबारा यहाँ से न्यू यानी कि हमारा एक्सोस्केलेटन जनरेट होगा। और इस पीरियड के दौरान जो हमारा एनिमल है वो वल्नरेबल होगा और उसे अपने आप को बचाना होता है। और इस पीरियड के दरमियान ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स ये करते हैं कि वो बाहर नहीं निकलते, वो बस उस टाइम निकलते हैं जब वो अपना फूड वगैरह सर्च आउट कर रहे होते हैं। अदरवाइज़ वो एक सेफ़ प्लेस में स्टे करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ताकि वो किसी भी बर्ड्स का निशाना ना बन सकें।